हम मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए रियल स्टोरी की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर रियल स्टोरी से मूवी में कई चेंजेस किए गए हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं प्रेम नाम के एक आदमी को, जो कि बहुत ही आराम से लेटे हुए केबीसी देख रहा होता है। इसी बीच उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाकर बात करने लगता है। ये फ़ोन उसकी बीवी का होता है, जहाँ पर वो बहुत ही प्रोटेक्टिव हस्बैंड की तरह अपनी बीवी से पूछता है कि डॉक्टर किस तरह से डिलीवरी करवाने वाले हैं और अपना ख्याल रखना। कुछ देर बाद हम देखते हैं बाथरूम में एक लड़की पड़ी हुई होती है, जो कि अब मर चुकी होती है। यहाँ पर प्रेम उसके पास जाता है और बहुत ही बेरहमी से उसके पैरों को काटने लगता है। उसका खून बाथरूम में बहने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इंस्पेक्टर पांडे को, जो कि अपने घर पर रहते हैं और फैमिली से बहुत ही प्यार करते हैं। अपनी बेटी को डेली स्कूल छोड़ते हैं और अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। यहाँ एक आदमी उनके लिए बॉक्स लेकर खड़ा होता है, जो कि रिश्वत से फुल होता है। वो उसे ले लेते हैं और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कई दिनों से काफ़ी सारे बच्चे गायब हो रहे हैं बस्ती से, लेकिन पुलिस उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। यहाँ पर एक आदमी बैठा होता है मंडल बाबू नाम का, वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आता है और कहता है 1 साल से ज़्यादा हो चुके मेरी बेटी को, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर पांडे उसे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं और भी बच्चे गायब हुए हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उन बच्चों को ढूंढने की। जाकर अपनी बेटी की तस्वीर वहाँ बोर्ड पर लगा दीजिए जहाँ सभी बच्चों की तस्वीरें लगी हुई हैं। वो आदमी जाता है और बोर्ड पर अपनी बेटी की तस्वीर लगाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बस्ती को, जहाँ बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं। यहाँ पर एक बॉल निकालने के लिए जब बच्चा नाले में जाता है तो उसे एक सड़ा हुआ हाथ मिलता है और यहाँ से शुरुआत होती है केस की। पुलिस आती है और यहाँ पर भी पांडे कह देते हैं कि ये नाला बहुत दूर से आ रहा है, इसलिए ये कह पाना मुश्किल है कि ये हाथ किसका है और कहाँ से आया है। और उस बच्चे को 100 रुपए का इनाम देकर केस को वहीं रफा दफा कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ प्रेम को, जो कि अपनी खिड़की से बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा होता है और उस बच्चे को भी देख रहा होता है जिसे ये पैसे मिले होते हैं। रात होती है और बच्चे बैठे अपने घर में केबीसी देख रहे होते हैं। इसी बीच उनका पिता आता है, जो कि कुछ सामान लाना भूल जाता है और अपने बच्चे से कहता है कि जाकर सामान ले आ। यहाँ पर बच्चा बाहर जाता है और उसे प्रेम अपने पास बुलाता है, जो कि वहीं छुपकर बैठा होता है। वो उसे 1 चॉकलेट देता है तो बच्चा उसके पास नहीं जाता है। वो उसे 2 चॉकलेट का लालच देता है तो बच्चा उसके पास चला जाता है और वो उसे किडनैप कर लेता है। बच्चे को जब होश आता है तो वो प्रेम से कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए वरना मेरे पिताजी आपको गोली मार देंगे। प्रेम कहता है रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है, तेरे माँ बाप थोड़े दिन तुझे ढूंढेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और एक नया बच्चा पैदा कर लेंगे, इसलिए तू ज़्यादा टेंशन मत ले। वो उसकी रस्सी खोलता है, बच्चा भागने की कोशिश करने लगता है तो प्रेम उसे झटके से पीछे ढकेल देता है, इससे उस बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ प्रेम फ्लैशबैक में कुछ सोचता है, जिसमें हम देखते हैं प्रेम का मामा होता है, जो कि उसे खाने के लिए कुछ ऑफर कर रहा होता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ पर तू मेरी बात ही नहीं मानता। हम देखते हैं उसके मामा की मीट शॉप होती है, यहाँ पर लोग मीट खरीदने आते हैं। कुछ देर बाद मामा शटर डाउन कर देता है और प्रेम के साथ गलत काम करने लगता है। यहाँ पर प्रेम पास में रखा हुआ काटने वाला औजार उठाता है और उसी से अपने मामा पर वार कर देता है। वो एक के बाद एक वार करके अपने मामा को वहीं मार देता है। वापस से हम देखते हैं प्रेम मीट काट रहा होता है, साथ में अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है, जिसमें किसी छोटे लाल का फोन आ रहा होता है। वो तुरंत जाकर फ्रिज से कुछ निकालता है और बाहर खड़े हुए छोटे लाल यानी कि कंपाउंडर को वो पैकेट दे देता है और कहता है केबीसी में लोग बेकार के लोगों को बुलाते हैं, अगर मुझे बुलाएं तो मैं पैसे ही पैसे बना लूँ। यहाँ पर छोटे लाल उसका मजाक उड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रेम सारे पैकेट्स फेंकने लगता है जिसमें बच्चों के मांस के टुकड़े होते हैं। इसके बाद प्रेम घर की साफ सफाई में लग जाता है, क्योंकि उसके बॉस मिस्टर बसी वापस आ रहे होते हैं। वो बसी के घर में केयर टेकर का काम करता है। बसी के ग्रैंड डॉटर की बर्थडे पार्टी होती है, जहाँ पर वो किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि चुमकी से कह देना कि वो मुझे वहाँ पर मिले। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुमकी को, जो कि अपने पिता से बात कर रही होती है। यहाँ पर उसकी अजीब तरह की फोटोज होती हैं जो उसके पिता उसे दिखा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेम को, जो कि डांस करता जाता है और उन बच्चों को याद करता जाता है जिनको अभी तक उसने मारा था। यहाँ पर एक एक करके सभी बच्चों को हम देखते हैं जिनको प्रेम ने अभी तक मौत के घाट उतार दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
मिस्टर पांडे को, जो कि अपनी बेटी को तैयार कर रहे होते हैं दशहरे के मेले में जाने के लिए। यहाँ पर दशहरे का मेला हो रहा होता है और रामायण हो रही होती है। यहाँ हम देखते हैं सभी बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ प्रेम आता है और रावण का मुखौटा उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। उसे तलाश होती है एक नए बच्चे की। दूसरी तरफ चुमकी का पिता मिस्टर पांडे के पास आता है और कहता है आपको सरकार इसीलिए सैलरी देती है कि आप का काम करें, जो बच्चे खोए हैं अगर उन्हें आपकी बेटी होती तब आपको पता चलता। यहाँ पर मिस्टर पांडे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम होते कौन है मुझसे ये बात कहने वाले, और भी बहुत कुछ कहते हैं। यहाँ पर गुस्सा होकर वो अपनी बीवी के पास जाते हैं जहाँ पर वो अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। दूसरी तरफ प्रेम मिस्टर पांडे की बेटी को उठा चुका होता है, वो उसे लेकर बाहर जाने लगता है। तभी पांडे की नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है। यहाँ पर वो उसका पीछा करते हैं और अपनी बेटी को उससे बचा लेते हैं। पीछे से सभी लोग आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, पर मिस्टर पांडे प्रेम के पीछे पड़ जाते हैं और भागते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। हम देखते हैं वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और मिस्टर पांडे वहीं बैठ जाते हैं जहाँ पर सभी बच्चों की तस्वीरें लगी होती है। तब उन्हें समझ में आता है कि उनकी बेटी तरह ही सारे बच्चे हैं। यहाँ पर प्रेम अपने घर आता है और एक सीडी निकालकर अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुझे एक चीज भेज रहा हूँ, उसे संभाल कर रख लेना, इसे किसी और को नहीं देना है। यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर पांडे हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उनकी बीवी उन पर गुस्सा होती है और कहती है कि उस आदमी को पकड़ कर लेकर आओ, आप मेरी बच्ची के बाप हैं, बच्चे नहीं संभाल सकते तो दूसरों के बच्चों को क्या बचाएंगे आप। यहाँ पर मिस्टर पांडे को एहसास हो जाता है और वो चुमकी के पिता के पास पहुंच जाते हैं। उनसे कहते हैं कि कल थाने आइए, आपकी एफआईआर हम लिखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक हाई प्रोफाइल केस हो जाता है जहाँ पर एक अमीर बाप के बच्चे को उठा लेते हैं कुछ गुंडे। दूसरी तरफ मिस्टर पांडे चुमकी के पिता की रिपोर्ट लिख रहे होते हैं जहाँ पर वो सारी डिटेल्स बता रहा होता है अपनी बेटी की। ये भी बताता है कि बस्सी ने ही मेरी बेटी को गायब करवाया और बस्सी के यहाँ वो सेक्रेटरी का काम किया करती थी। मिस्टर पांडे पहुंच जाते हैं बस्सी के घर में जहाँ प्रेम दरवाजा खोलता है। यहाँ पर पांडे मिस्टर बस्सी से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि जो सेक्रेटरी काम करती थी चुमकी वो यहीं से गायब हुई है, उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई है, इसलिए मैं आपसे पूछताछ करना चाहता हूँ। तभी टीवी पर पांडे के बॉस का इंटरव्यू आ रहा होता है। बस्सी कहता है कि हम लोग एक साथ पढ़ा करते थे, आप जानते हैं कि मेरे नौकर ने पहले ही बता दिया है कि मैं चुमकी के बारे में कुछ नहीं जानता, वो उस दिन यहाँ से चली गई थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता है मुझे। तभी वहाँ चुमकी का पिता आता है और बस्सी को उल्टा सीधा कहने लगता है, कहता है इसी ने मेरी डॉटर को किडनैप किया है। हम देखते हैं यहाँ पर बस्सी बता देता है कि ये बहुत ही बदतमीज आदमी है और चुमकी कोई सेक्रेटरी नहीं थी बल्कि एक कॉल गर्ल थी, वो यहाँ पर आती थी मेरे पास सोने के लिए, ये आदमी खुद उसे भेजता था। यहाँ पर पांडे इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है एक बाप होकर तूने इतना घटिया काम किया है और मुझसे कह रहा था कि मैं तेरी बेटी को ढूंढूं। पांडे कहते हैं कि मैं ढूंढूंगा तो चुमकी को अब भी, पर तू मुझे कहीं नजर मत आ जाना, वरना बाप होने के नाते तूने जो काम किया है उसके लिए मैं तुझे बहुत मारूंगा। तक बसी मिस्टर पांडे के बॉस को फोन कर देते हैं जहां पर पांडे को काफी डांट पड़ती है। हम देखते हैं पांडे वहां से जाने लगता है। पीछे से प्रेम आता है, वो आकर पांडे से कहता है कि आजकल राक्षसों का जमाना चल रहा है, अगर आपके घर में बेटी है तो उसे संभाल कर रखना। यहाँ पर पांडे उसे अंदर जाने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। पांडे अपनी बॉस के पास पहुंचता है तो उसके बॉस उसे समझाने लगते हैं कि इन छोटे मोटे लोगों को ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ो, बल्कि जो नया केस हुआ है किसी अमीर इंसान के बेटे का, उसे ढूंढो। पूरी दुनिया की नज़र, पूरे न्यूज़ रिपोर्टर्स सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगर उसको ढूंढोगे और उसमें कामयाब हो जाओगे तो तुम्हें भी नई तरक्की मिल जाएगी और नए नए रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। इन लोगों को ढूंढने में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। न्यूज रिपोर्टर से बात करते हैं कि बहुत ही जल्दी विवान नामक वो लड़का ढूंढ लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं पांडे के थाने में एक ऑटो रिक्शा वाला बैठा होता है जिसने चुमकी को लास्ट टाइम उसके घर के पास छोड़ा था। वहाँ परेशान से आते हैं और उस ऑटो रिक्शा वाले को छोड़ने को कह देते हैं। यहाँ पर हवलदार उसका फोन निकाल कर उसको देने लगता है। तभी पांडे उससे फोन लेते हैं और कहते हैं जरा ये फोन मुझे दिखाना। यहाँ फोन चुमकी का होता है। हम देखते हैं पांडे तुरंत अपने बॉस के पास पहुंचते हैं और उसे बताते हैं कि ऑटो रिक्शा वाले ने चुमकी को के घर पर छोड़ा था, पर जब वो उसे वापस लेने गया तो वहाँ चुमकी नहीं मिली, बल्कि प्रेम ने उसे वो फोन दिया और उसे कहीं फेंकने को कह दिया था। पर ऑटो ड्राइवर ने उस फोन को फेंका नहीं, बल्कि में पढ़कर उस फोन को वहीं रख लिया। इस प्रेम का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है, हमें उस प्रेम को अरेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर उसके बॉस कुछ नहीं कहते बल्कि किसी और आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मिस्टर पांडे का सस्पेंशन लेटर टाइप करो जाकर। मिस्टर पांडे, तुमको मैंने मना किया था, फिर भी तुम इस केस के पीछे पड़े हुए हो, इसी से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। यहाँ हम देखते हैं मिस्टर पांडे को सस्पेंड कर दिया जाता है, वो अपनी बंदूक रखकर वहां से चले जाते हैं।
वो अपना काम नहीं छोड़ते और यहाँ से वो प्रेम पर नज़र रखने लगते हैं। यहाँ पर कंपाउंडर आता है जो कि प्रेम से कुछ बातें कर रहा होता है। मिस्टर पांडे उसे देख रहे होते हैं। हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर मिस्टर बसी प्रेम को बुलाते हैं और अपने कमरे में साफ सफाई करने को कहते हैं। वो उसके कमरे में जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती हैं और एक कैमरा भी लगा होता है। प्रेम जाता है और उस कैमरे को वहाँ से हटा देता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं पाठक और पांडे को जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर पाठक कहता है सर आप वापस आ रहे हैं, वो रस्तोगी अब चला गया है, हमें किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना क्यों बदल गए। तब पांडे कहता है कि जो बेटी के साथ उस दिन हुआ वो ही हर बच्चे के साथ हुआ। जब मेरी बेटी के साथ हुआ तब मुझे समझ में आया कि माँ बाप का दर्द क्या होता है। यहाँ पर पाठक उस कंपाउंडर की तरफ इशारा करके बोलता है कि इसका धन्यवाद करिए, यही उस दिन वहाँ पर मौजूद था एम्बुलेंस को लेकर, तभी हम वेदू को तुरंत अस्पताल लेकर आ सके थे। यहाँ पर पांडे उसको पहचान जाता है और कहता है वो वैन किसी की हेल्प के लिए नहीं बल्कि बच्चों को उठाने के लिए ही वहाँ पर लगाई गई थी। यहाँ पर पाठक और पांडे मिलकर छोटे लाल यानी कि उस कंपाउंडर को पकड़ लेते हैं और दोनों मिलकर उसकी पिटाई करने लगते हैं। यहाँ पर मार पड़ते ही छोटे लाल तुरंत प्रेम का नाम बता देता है कि उसने ही सब कुछ किया था। दूसरी तरफ पांडे के बॉस यानी रस्तोगी के जाने के बाद एक नए सर भूपेन की पोस्टिंग होती है। यहाँ पर पांडे और भूपेन एक ही तरह होते हैं जो कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट होते हैं। जब पांडे फिर से ज्वाइनिंग लेता है तो वहाँ पर रस्तोगी उसकी खिंचाई करता है और कहता है कि लगता है तुमने अभी से अपने बॉस की चमचागिरी करना शुरू कर दी है। हम देखते हैं यहाँ पर रस्तोगी गुस्सा होता है और वो किसी को फ़ोन मिलाता है। उसका फ़ोन जाता है एक बुजुर्ग इंसान के पास। यहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है जरा पता सुन लेना। दूसरी तरफ पांडे और नए बॉस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पांडे उसे इस जगह पर लेकर जा रहा होता है जहाँ पर उसने छोटे लाल यानी कि कंपाउंडर को कैद करके रखा था, पर उन लोगों से पहले ही वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाते हैं जिन्हें कि रस्तोगी ने फ़ोन किया होता है। वो छोटे लाल को बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाते हैं। जब पांडे और उसके बॉस वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये पाठक पर भी गुस्सा करता है, पर क्या ही हो सकता है। यहाँ पर नए बॉस कहते हैं कि रिक्शे वाले का बयान काफ़ी है, उसकी मदद से तुम प्रेम को पकड़ सकते हो। इसके लिए पांडे थैंक यू बोलता है और हम देखते हैं यहाँ पर प्रेम को पकड़ लिया जाता है। यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जिसका सफ़र काफ़ी ही खौफनाक रहा है। यहाँ पर विक्रांत मैसी की एक्टिंग बहुत ही लाजवाब रही है। हम देखते हैं में कुर्सी पर बैठा होता है तभी वहाँ पांडे आता है। वो पांडे से माफ़ी मांगने लगता है कि मैं नहीं जानता था कि वो आपकी बेटी है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। यहाँ पर पांडे कहता है कि तुमसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। कहता है मेरे केबीसी का वक्त शुरू हो रहा है और मैं केबीसी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, अगर आप चाहें तो मैं कल आ सकता हूँ। मैं कल आपके हर एक सवाल का बहुत ही आराम से जवाब दूंगा। कल सैटरडे भी है, आप जितनी देर चाहे मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। यहाँ पर पांडे कहता है कि कल का नहीं बल्कि आज का ही टाइम है, आज ही तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देने होंगे। तो प्रेम कहता है कि चलिए पूछिए क्या पूछना है। यहाँ पर पांडे पूछता है तुमने चुमकी का क्या किया है। तब प्रेम कहता है कि वो मर चुकी है। पांडे कहता है मर चुकी का मतलब क्या है। यहाँ पर प्रेम कहता है कि मर चुकी का मतलब मर चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। पांडे सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है, साथ ही उसका बॉस भी खड़ा होता है। सारे सवालों के जवाब ऐसे दे रहा होता है जैसे कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, बल्कि आराम से हर एक चीज़ को बता रहा होता है। वो कहता है वो एक कॉल गर्ल थी और मैंने उसके पास कॉल करी उसको बुलाने के लिए। मेरा भी मन उस पर आ गया था और मैं चाहता था कि वो मेरे साथ भी वही करे जो वो मेरे बॉस के साथ करती है। मैंने उसको बुलाया और अपने दिल की बात कह दी। यहाँ पर वो चुमकी को गाली देते हुए कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मेरी बात मान ले, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और मुझसे औकात की बात करने लगी। वो मुझसे कह रही थी कि अपनी औकात देख ले, 2 टके की तेरी औकात है और तू मुझसे इस तरह की बातें कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने उसे पैसे दिए। मैंने कहा तू पैसे के लिए ही सब कुछ करती है, चलिए पैसे उठा और मेरे साथ सब कुछ कर। यहाँ पर वो मेरे मुंह पर हंसने लगी और कहती है तेरी औकात ही क्या है। मुझे इस तरह की डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने वहीं पर तुरंत डिसीज़न ले लिया। उसका पल्लू लटक रहा था, वो बैठी हुई थी, मैंने उसी पल्लू से उसके गले को दबाया और वहीं उसका गला घोंटकर मार दिया। मैंने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। फिर उसके बाद मैंने उसके साथ वो सब कुछ किया जो मुझे करना था। यहाँ पर उसके मरने के बाद मैंने उसके छोटे-छोटे टुकड़े करे और उन्हें पकाकर खाया भी और कुछ टुकड़ों को फेंक भी दिया। यहाँ हम देखते हैं उसका गला सूख जाता है और वो पीने के लिए पानी मांगता है। वो आराम से ही हर एक बात का जवाब दे रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है उसका बॉस बसी उसे हर एक जेल से रिहा करवा लेगा।
वो बार बार इस बात को बोल भी रहा होता है कि मेरे पापा जी मुझे हर चीज़ से रिहा करवा लेंगे। यहाँ पर वो अपनी बातें बताना शुरू करता है कि उसने कितने बच्चों को कैसे मारा है। वो कहता है कि इतना आसान नहीं होता उन्हें मारना। यहाँ पर उनको मारता था, फिर उनको खा भी लेता था और कुछ की बॉडी नाले में फेंक देता था। उनके बचे कुचे सर जो होते थे उन्हें ज़मीन में गाड़ देता था, क्योंकि वो तो मेन होते थे। यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी स्मेल की, तो उसके लिए भी कुछ और केमिकल्स होते थे जिन्हें मैं यूज़ करता था। बगैर किसी शर्म के बताता है कि जब उसने अपने मामा को मारा था तब उसके बाद पकाकर खा भी लिया था और यहीं से उसको इंसानी मांस की आदत लग गई थी। उसने कोशिश भी करी थी 1-2 साल उसे छोड़ने की, पर उसका मन नहीं माना। इसके उसने उन बच्चों को पकड़कर काट कर खाना शुरू कर दिया था। पूछता है कि तुम उन बच्चों के ऑर्गन्स भी बेचते थे? तो प्रेम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पांडे बताता है कि उस कंपाउंडर को भी पकड़ लिया गया था। तब कंपाउंडर को भी गाली देता है और बताता है कि हाँ, उसने कंपाउंडर को बच्चों के ऑर्गन्स बेचे थे। यहाँ पर पांडे का बॉस पूछता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बॉस भी शामिल है? तो इस बात का जवाब देने से प्रेम मना कर देता है। कहता है कि इसके अलावा और भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछो, इस बात का जवाब मैं नहीं देने वाला। तरफ हम देखते हैं बसी को, जो कि उस कंपाउंडर को काट कर जलाने के लिए भेज देता है। यहाँ पर प्रेम को जेल में डाल दिया जाता है और वो वहाँ बहुत ही बेचैन हो रहा होता है, क्योंकि उसे केबीसी देखना होता है। वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला रहा होता है और कहता है कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। पांडे आता है तो प्रेम उससे कहता है इस जेल को खोल दो, मुझे केबीसी देखना है। पांडे जाता है और टीवी का वॉल्यूम तेज करके वहां से चला जाता है। यहाँ पर प्रेम एक तरफ बैठकर सुन रहा होता है कि किसने उस शो को जीता है। दूसरे दिन हम देखते हैं उनको पुलिस उसी घर में लेकर जाती है जो कि बख्शी का होता है और जहाँ प्रेम ने सारे कांड किए होते हैं। यहाँ पर सभी लोग उसे पकड़े होते हैं और एक आदमी खुदाई कर रहा होता है। प्रेम गुस्सा होता है, जो कि काफी देर से वहीं बैठा होता है और कहता है कि मैं कह रहा हूँ तुम लोग गलत जगह पर खुदाई कर रहे हो, मुझे ये फावड़ा दो और मैं यहाँ पर खुदाई करके तुमको बताता हूँ, क्योंकि मैंने ही उन लोगों को गाड़ा है। यहाँ पर वो एक एक करके बच्चों के सर, हाथ, पैर, अलग अलग जगहों की हड्डियां निकालने लगता है, जिसको उसने वहीं पर गाड़ा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाले की भी सफाई होने लगती है, जहाँ पर उसने उन बच्चों के स्केलेटन्स फेंके होते हैं। यहाँ पर पब्लिक बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और सभी लोग देख रहे होते हैं कि नाले से किस तरह से बच्चों के सर के, हाथ के, पैर के कंकाल निकल रहे होते हैं। हम देखते हैं प्रेम वहाँ पर खुदाई करता है। यहाँ पर चुमकी का बैग मिलता है, जिसे उसके माँ बाप देखकर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स इस न्यूज़ को कवर करने में लग जाते हैं कि यहाँ पर बच्चों के कंकाल मिले हैं। सभी लोग प्रेम को वैन में डालते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पांडे और उसके सर आकर उस कमरे को देखते हैं जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे केमिकल्स मिलते हैं और वो बाथरूम जहाँ पर वो बच्चों को काटा करता था। यहाँ पर उनके बॉस बसी को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर सभी लोग उसी न्यूज़ को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ उस घर को हाउस ऑफ द हॉरर का नाम दे दिया जाता है। सभी लोग अपनी अपनी तरह से बसी को बचाने में लगे होते हैं। पर जो टीम चुनी जाती है इस केस की छानबीन करने के लिए, उसका लीडर रस्तोगी होता है, यानी कि बसी का पुराना दोस्त। न्यूज़ में ये दिखाया जाने लगता है कि बसी बेकसूर है, सारा दोष प्रेम का ही है। यहाँ पर बसी को बेवजह ही फंसाया जा रहा है। इस बात को पांडे जब न्यूज़ में देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपने ऑफिसर यानी कि भूपेन के पास फ़ोन मिलाता है। वो उससे कहता है सर, आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था, क्या आप एक बार मेरी मुलाकात प्रेम से करवा सकते हैं? यहाँ पर हम देखते हैं पांडे को प्रेम से मिलने के लिए इजाज़त मिल जाती है और दूसरे दिन पांडे पहुंच जाता है प्रेम से मिलने के लिए। यहाँ पर वो प्रेम को बिस्किट ऑफर करता है, प्रेम उसे खाने लगता है। तब वो प्रेम से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है? प्रेम कहता है कि कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, तब से बात भी नहीं हुई, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वहाँ पर बात नहीं हो पाती है। यहाँ पर पांडे पूछता है कि तुम अपनी बीवी को जो मनी ऑर्डर करते थे वो कैसे जाता था? कि मनी ऑर्डर से इतने सारे पैसे नहीं जा सकते। हम देखते हैं प्रेम छोटे लाल का नाम लेता है और कहता है कि वही होता था जो मेरे पैसों को वहाँ तक पहुँचाता था। यहाँ पर पांडे कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारी बीवी के पास वो पैसे पहुँचे ही नहीं जो तुम उन तक भेजते थे। रही बात छोटे लाल की, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे बॉस बस्सी, जिन्हें तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो, वो सारा दोष अब तुम्हारे सर पर मर चुका है और उसने ये कह दिया है कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सब कुछ इस प्रेम ने ही किया है। प्रेम तब भी नहीं मानता और कहता है कि पापा जी मुझे छुड़ा लेंगे। पांडे उसी किसी तरह से कन्विंस करता है और कहता है अपनी बीवी से बात कर ले। वो कहता है
बोला है कि वहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि बसी उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। यहाँ पर पांडे पूछता है कि अब भी टाइम है, अगर तुम्हारे पास कोई भी सबूत हो बसी के खिलाफ तो तुम मुझे बता सकते हो। प्रेम कहता है मेरी बीवी के पास से सदाबहार गानों की सीडी जाकर ले लेना। और हम देखते हैं पांडे को जो कि पाठक का इंतजार कर रहा होता है बस स्टैंड पर। यहाँ पर वो पाठक से एक लैपटॉप मंगाता है और कुछ और चीजें लेकर वो कहीं जा रहा होता है। यहाँ पर पाठक उससे पूछता है कि सर आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे भी बता दीजिए। पर पांडे उसको नहीं बताता और कहता है कि जब वापस आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। देखते हैं पांडे प्रेम के गांव पहुंच चुका होता है और वहां पहुंचकर वो प्रेम की पत्नी से मिलता है। यहाँ पर वो वही सदाबहार गाने की सीडी ज्योति से यानी कि प्रेम की बीवी से मांगता है, जो कि प्रेम ने पांडे को बताया होता है। यहाँ पर सीडी लाकर ज्योति पांडे को दे देती है। पांडे उसे अपने लैपटॉप में लगाकर सुनने लगता है और वो ज्योति से एक कप चाय मांगता है। ज्योति चाय लेने चली जाती है तो पांडे का सर चकराने लगता है। उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसे देखकर पांडे खुद भौचक्का रह जाता है। यहाँ पर प्रेम की बीवी आती है और पांडे से कहती है क्या मेरे पति ने सचमुच ऐसा कुछ किया है। पांडे कहता है कि अभी केस की सुनवाई चल रही है, कोर्ट में इसका फैसला आएगा, हम उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। पांडे वापस जा रहा होता है, उसे कोई साधन नहीं मिल रहा होता है। हम देखते हैं एक कार आती है जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। पांडे उनसे कहता है कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन नहीं मिल रहा है। ये लोग वही होते हैं जिन्होंने छोटे लाल का अपहरण करके उसको मारा होता है। पांडे इस बात से अनजान होता है और उनसे बातें करने लगता है। यहाँ पर बुजुर्ग आदमी बताता है कि हमें एक एड्रेस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भटक रहे थे। पांडे कहता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तब वो बुजुर्ग आदमी कहता है कि इन्हें जरा सा वो पता दिखा दो। योगेश यानी कि उसका बेटा एक कागज देता है जो कि पांडे की ही फोटो होती है। यहाँ पर पांडे कुछ बोल पाता है, इससे पहले ही उसके दोनों बेटे पांडे पर एक के बाद एक वार करने लगते हैं और चाकू से उसका गला भी रेत देते हैं। यहाँ पर पांडे को मार दिया जाता है और उसके बैग से वो सीडी निकाल कर वो लोग वहीं तोड़कर फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं 6 महीने के बाद का सीन, जहां पर न्यूज आ रही होती है कि बसी इसमें बेगुनाह था और सारे के सारे जुर्म जो होते हैं वो प्रेम ने ही किए होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पाठक को, जो कि अब पांडे की जगह ले चुका होता है। यहाँ पर अपने ही साथियों पर हुक्म चला रहा होता है और उन्हें नीचे दिखा रहा होता है। हम देखते हैं वो अपनी तस्वीर पोस्टर पर छपवा रहा होता है जो कि दशहरे के मेले के होते हैं। और दूसरी तरफ पांडे की भी तस्वीर उन्हीं बच्चों के साथ लगी होती है जो कि मिसिंग हो चुके होते हैं। यहाँ हम देखते हैं दूसरे हवलदार को, जो कि पाठक का साथी होता है। यहाँ पर उसके घर के बाहर एक सीडी मिलती है उसे, जिस पर लिखा होता है और भी सदाबहार गाने। हम देखते हैं यहीं से मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ